हेलो बच्चों, हम आज वापस से 10th फिजिक्स का लेक्चर 6 लेकर आ गए हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर को बहुत ही डिटेल में समझा था। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मिरर फॉर्मूला है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या है जो इसकी वजह से ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए? ठीक है, तो देखिए, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, तो इमेज किधर बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। या फिर मैंने आपको इसका उल्टा भी बताया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया, मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे, तो रे डायग्राम की मदद से हम ये बता सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। लेकिन क्या इसका कोई मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी है कि अगर मैं किसी मिरर के फोकस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखूँ, तो मेरा इमेज इन्फिनिटी पे ही बने? तो एग्जैक्टली जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है, वो आपके इमेज फॉर्मेशन के मैथमेटिकल एस्पेक्ट को समझाता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी मिरर के दिए गए फोकल लेंथ के बेस पर उसके ऑब्जेक्ट या इमेज के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला एक तरीके का ऐसा फॉर्मूला होता है जो किसी भी मिरर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको याद रखना है कि मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। सेकेंड, जो इमेज की डिस्टेंस होती है, इमेज डिस्टेंसेस, इसको हम डिनोट करते हैं वी से। और जो मिरर की फोकल लेंथ होती है, उसे हम डिनोट करते हैं एफ से। ठीक, तो अगर कोई ऐसा फॉर्मूला इन तीनों के बीच में रिलेशन बताता है किसी मिरर के लिए, तो उसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और मिरर फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे जो f है वो फोकल लेंथ है, जैसा मैंने बताया आपको, v इमेज डिस्टेंस है, और जो u है वो आपको क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, ठीक है, तो आपको मिरर फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक, दूसरी बात, अब आपको पहले ये समझना है, जो कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन का रीजन बन सकता है, कि हमें एफ की वैल्यूज को, वी की वैल्यूज को, या फिर यू की वैल्यूज को किस बेस पे लिया जाता है, मतलब कब हम इसको पॉजिटिव लेंगे, कब इसको नेगेटिव लेंगे। तो उसके लिए आपको एक नया टॉपिक समझना होगा, जिसे हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है, जिसको साइन कन्वेंशन कहा जाता है, साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली जितने भी टर्म्स हैं, जैसे एफ हो गया, बी हो गया या यू हो गया, उनके सिंबल्स को क्लियर करता है। तो देखिए, साइन कन्वेंशन खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, खुद खुद में एक बहुत लेंदी टॉपिक है। तो मैं क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना बताऊंगा डायरेक्टली कि हम कैसे वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए, जनरली, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आप ध्यान रखें कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में इमेज फॉर्मेशन जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैं हर बार ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रख रहा था, तो कभी हमारा इमेज लेफ्ट में बन रहा है, तो कभी राइट में बन रहा है, ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे, तो याद रखिएगा यू की वैल्यू को आप हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। तो ये बात हमको याद रखना है हमेशा कि यू विल ऑलवेज टेकन बी नेगेटिव। ओके, अब सेकंड केस, अब रही बात इमेज की, कि इमेज के बारे में हम क्या करें। तो देखिए, सिंपल सी बात है, हमने दोनों केसेस में, चाहे वो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, दोनों केसेस में जब इमेज को बनता हुआ देखा था, तो सिर्फ 2 ही जगह पाया। या तो इमेज लेफ्ट में बन रहा था, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही इमेज बन रहा है, या फिर इमेज राइट में बन रहा है, मतलब जिधर इमेज है उधर ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में था। ठीक? तो अब देखिए, इसका मतलब इसमें टोटल 2 केस बनेंगे। अगर इमेज लेफ्ट में बना, तो आपको सिंबल क्या लेना है? नेगेटिव। और अगर इमेज राइट में बना, तो आपको सिंबल क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेशन किया जाता है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की कहानी हो गई और इमेज की कहानी हो गई। अब सवाल है एफ को कैसे लेंगे। तो देखिए, एफ को लेने का तरीका क्या है, इसको आप डायग्राम से सिर्फ समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने जब कनकेव मिरर बनाया था, तो कनकेव मिरर मैंने कुछ ऐसे बनाया था। ठीक, ये कनकेव मिरर था। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कहाँ लाई करेगा? इधर लाई करेगा। इसका फोकस भी इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो तो। तो जब फोकस इधर है, इसका मतलब कि ये वाली जो लेंथ होगी उसे हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस से लेकर पोल तक के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो ये वैल्यू किधर है? लेफ्ट साइड में है ना। इसका मतलब ये किस में ली जाएगी? नेगेटिव में ली जाएगी। यानी कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के भी 2 केस होंगे। पहला केस, अगर मिरर कैसा हो? कनकेव हो,
और दूसरा केस अगर मिरर कन्वेक्स हो। तो अभी आपने देखा कनकेव मिरर के लिए मैंने फोकल लेंथ क्या लिया था, नेगेटिव। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा। तो आपको डायग्राम याद होगा कन्वेक्स का, जैसा मैंने बनाया था इमेज फॉर्मेशन के टाइम, कुछ ऐसे बनाया था, यहाँ मैंने पॉलिशिंग की थी। तो अब इस सरफेस का क्या फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी फोकल लेंथ, वो किस साइड में है, क्या वो राइट साइड में नहीं है। तो अगर ये राइट साइड में है तो वैल्यू को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी कि इस केस में यहाँ पे जो वैल्यू ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, तो ये रहा एक सिंपल तरीका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को सिंबलाइज करने का एक तरीका है। ठीक है, तो अगर आपको मिरर फॉर्मूला समझ में आ गया तो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर्स। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो अब सवाल है मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि मैग्निफिकेशन साइजेस के बारे में होता है, यानी कि ये साइजेस को कंपेयर करता है। अब साइजेस को कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा। इट मींस क्या हम मैग्निफिकेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब यही तो होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है और उसके रिस्पेक्ट में हाइट ऑफ इमेज कितना आया, तो इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया इन द टर्म ऑफ हाइट्स। अब अगर इन द टर्म ऑफ वी और यू पूछे तो एक ये भी केस होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैग्निफिकेशन इन द टर्म ऑफ वी और यू निकालना हो, स्पेशली मिरर के लिए, तो ये होता है माइनस वी अपॉन में यू। ठीक, क्लास 10th के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके डेरिवेशन को हम क्लास 12th के ऑप्टिक्स चैप्टर में देखेंगे। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि एम की वैल्यू माइनस वी बाई यू के बराबर आती है। ठीक, अब क्या होता है ना, कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज हो जाते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए उस केस में आप चाहो तो दोनों फॉर्मूले को आपस में मर्ज करके आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम बराबर एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, जो हम एज पर न्यूमेरिकल्स एज पर डिमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बात और मैं आपको बताता हूँ। देखिए वी और यू के जो सिंबल्स होंगे वो कैसे लेने हैं वो तो आपको बेहतर पता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब सवाल आता है कि एच आई और एच ओ के सिंबल क्या होंगे। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि अगर मुझे इसके सिंबल्स को पता करना है कि सिंबल्स हम क्या लें, तो दो ही केस हो सकते हैं। पहला केस, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों अपवर्ड है, अपवर्ड का सेंस क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक, तो उस केस में आप वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वैसे भी आपको पता है कार्टेशियन सिस्टम में जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो वाई एक्सिस वाला पार्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक, और इसका अपोजिट केस क्या हो जाएगा, अब आप समझ सकते होंगे कि ऑब्जेक्ट या इमेज को अगर डाउनवर्ड लिया जाता है, या फिर लेट से कि आपने ऑब्जेक्ट लिया था अपवर्ड और इमेज बन गया डाउनवर्ड, जैसा कि कनकेव मिरर के पांचों केस में हुआ था, स्टार्टिंग के पांचों केस में। ठीक, तो उस केस में ये किधर बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है तो साइन क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। तो ध्यान रखेंगे आपको पॉजिटिव एच और निगेटिव एच कब लेना है। तो डिपेंड करता है कि इमेज किधर बन रहा है या फिर ऑब्जेक्ट किधर रखा गया है, उसके हिसाब से सारे लेंथ, सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आपको अब ये समझ में आ गया है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को नोट कर सकते हैं। और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है बोर्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो आप केवल मैग्निफिकेशन देख के उस इमेज के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, एच आई बाई एच ओ के। ठीक, मैंने अभी आपको ये बताया। अच्छा, लेट से कि केस नंबर पहला, किसी इमेज का मैग्निफिकेशन 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद इमेजिन करो, किसी भी इमेज का मैग्निफिकेशन 1 कब आएगा। इसका मतलब कि एच आई और एच ओ आपस में डिवाइड हो गए होंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो गए होंगे। इट मीन्स कि हम ये कह सकता हूँ कि एच आई जो होगा वो एच ओ के बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर आज के बाद कभी भी जितने साइज का ऑब्जेक्ट हो, अगर उतने साइज का ही इमेज बन जाए, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इट मीन्स कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, कनकेव मिरर वाले लेक्चर में, कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता था तो इमेज भी कहाँ बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था।
इसका मतलब कि इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होता था 1, क्योंकि दोनों के हाइट्स आपस में बराबर होते थे। ओके, अब सेकेंड केस ये भी हो सकता है कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद इमेजिन करो, ये पूरा फ्रैक्शन 1 से कम कब होगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा। इट मीन्स कि एच आई की जो वैल्यू होगी वो एच ओ से क्या होगी, कम होगी। और इस केस में क्या हम इसको डिमिनिस्ड कहते हैं, यानी कि जब मैग्नीफिकेशन 1 से कम होगा तो इमेज कैसा होगा, डिमिनिस्ड होगा। ठीक, और अब लास्ट थर्ड, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एच आई होगा वो एच ओ से बड़ा होगा, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा कब होगा, 1 से, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। और इसी केस को हम क्या बोलते थे, मैग्नीफाइड कहते थे। समझ में आया आपको? इस इट मीन्स कि हम केवल m के केसेस देख के ये बता सकते हैं कि इमेज इक्वल साइज का है, डिमिनिस्ड है या फिर मैग्नीफाइड है। ओके, अब m की वैल्यूज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर m पॉजिटिव हो तो क्या होगा और m नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो चलिए एट लास्ट उसको भी देख ही लेते हैं। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको इसमें रेस कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, अब इसको याद करने का एक तरीका भी है कि m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कैसा इमेज बनेगा और नेगेटिव होगी तो कैसा इमेज बनेगा। देखिए, सिंस आपको बेहतर पता है कि एच ओ को हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो एच ओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अब एच आई के लिए तो 2 केस हो सकते हैं ना। एच आई के लिए देखिए क्या क्या केस हो सकता है। एच आई का जो फर्स्ट केस है वो एच आई पॉजिटिव हो सकता है, और सेकेंड केस में एच आई क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, अब सवाल है कि ये पॉजिटिव कब होगा। ये पॉजिटिव तब होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बने, और ये नेगेटिव कब होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बने। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अब जरा आप मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करके देखिए। तो फर्स्ट नंबर, m की वैल्यू होती है एच आई बाई एच ओ, और लेट से कि m की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव। मान लो कि m की वैल्यू क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब एच आई, जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तभी तो m पॉजिटिव होगा, क्योंकि m तो पहले से पॉजिटिव है, सॉरी एच ओ तो पहले से पॉजिटिव है। इट मीन्स कि जो इमेज बना है वो कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगा इसका मतलब जो इमेज होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। यानी कि m पॉजिटिव किसके लिए होता है, इरेक्ट के लिए, और इरेक्ट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्चुअल। यानी आज के बाद आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो किसके लिए है, वर्चुअल और इरेक्ट के लिए। और सेकेंड केस, जो कि चैप्टर का, इस लेक्चर का लास्ट एंड है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, m की वैल्यू अगर एच आई बाई एच ओ होती है और अगर आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि m की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, वो जब ही होगी जब जो आपका इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज को क्या कहते हैं, हम इन्वर्टेड बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुका है ये सब चीज़ें। ठीक, और इन्वर्टेड के साथ क्या आता है, रियल आता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे केस बता दिए मैग्नीफिकेशन के भी, कि कब वर्चुअल होता है, कब इरेक्ट होता है, कब रियल होता है, कब इन्वर्टेड होता है, कब साइज कैसा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इसमें मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन और उसके केसेस के बारे में डिटेल में समझाया गया है। इससे सभी बच्चों को हेल्प मिल जाएंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक, और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।